नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा सक्सेना है और मैं गौतम बुद्ध नगर में एक प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। ये छोटा-सा एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ हर उस हायर अथॉरिटी के साथ, हर उस टीम के मेंबर के साथ जो निपुण मिशन में लगा हुआ है, हर उस टीचर के साथ जो अपने दिन-रात की मेहनत से प्रदेश को एक बेहतर शिक्षा देने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर आपको इस वीडियो में कहे गए किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि ये सही है, तो इसको समर्थन ज़रूर दें। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी किसी भी पॉइंट पर कम है, जो रियलिस्टिक नहीं है, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देने में बिल्कुल भी हिचकिचाएँ ना, मैं इसके लिए पूरी तरीके से ओपन हूँ। तो अभी हाल ही में नेट की हुई परीक्षा और ये नेट की परीक्षा जो हर 3 माह पे होगी, जो ये बताने वाली है कि हमारे बच्चे अभी तक कहाँ पहुँचे हैं और इस रिज़ल्ट के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी, ताकि वो किस तरह से दिए गए टाइम फ्रेम में निपुण हो सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा थी और बहुत-बहुत बधाई पूरे सिस्टम को कि किस तरह से पूरी दुनिया, पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे जनसंख्या के लिहाज से चाइना और भारत और उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में टेक्नोलॉजी को बेसिक लेवल पे इन्फ्यूज़ करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, जिसकी आपने इनिशिएटिव ली, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और किस तरह से वो टीचर्स जो बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म में कई सालों से काम कर रहे थे, कुछ ऐसे टीचर जो अभी नए-नए आए हैं, जो टेक्नोलॉजी पे पूरा अपना हैंड्स ऑन करते हैं। इन दोनों के इस मिक्स ग्रुप से किस तरह से टेक्नोलॉजी को इन्वाइव करके हम अपने रिज़ल्ट्स पर काम करने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं, सिस्टम जिसने ये इनिशिएट किया और टीचर्स जो हम इसको एक्सेप्ट करके आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन जभी भी हम कोई परीक्षा देते हैं, वो केवल परीक्षा बच्चे की नहीं होती है, उस टीचर की होती है जो उसके साथ दिन-रात काम करता है। उस टीम की होती है जो एसआरजी, एआरपी, संकुल के रूप में दुनिया भर की एक्टिविटीज़ करता है। उस शासन-प्रशासन की होती है जो दिन-रात बड़ी-बड़ी मीटिंग्स करके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किस तरह से बेसिक शिक्षा विभाग पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम किया जा सके। तो सोचिए, अगर ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करने का जो सबसे बेसिक लेवल है, जहाँ से हमें ये पता चलेगा कि अभी तक हमारे एफर्ट्स कहाँ पहुँचे, बच्चों में कितना परिवर्तन आया, बच्चे कितना अचीव कर सकते हैं। ये डेटा ही आपको सब कुछ बताता है। डेटा बताता है कि आप कहाँ तक पहुँचे, डेटा बताता है आपको आगे कितना और चलना है, डेटा बताता है कि आपकी आगे की रणनीति क्या होगी। डेटा का जब एनालिसिस होता है, तो आपको बताता है कि आपके कौन से क्षेत्र कमज़ोर हैं, कौन से मजबूत हैं, किन पर कम काम करना है, किन पर ज़्यादा काम करना है। डेटा के आधार पर ही आप अपनी रणनीति को सेट करते हैं कि बच्चों पर हिंदी पे ज़्यादा काम करना है, इंग्लिश पे ज़्यादा काम करना है, उनकी रीज़निंग पे ज़्यादा काम करना है। तो अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई, वो सरल ऐप के माध्यम से हुई। अपने आप टेक्नोलॉजी जभी भी किसी भी फ़ील्ड में यूज़ की जाती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। हम टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमें किसी ऐप को असेसमेंट में डालने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने रिज़ल्ट्स को रैशनलाइज़ करना चाहते हैं। हम अपने रिज़ल्ट्स को बहुत ट्रांसपेरेंट दिखाना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी जभी भी ह्यूमन के साथ इंटरफ़ेस करेगी, तब हम काम को आसान करते हैं, बहुत एक्यूरेट करते हैं और कम समय में अच्छे रिज़ल्ट देने का दावा करते हैं। मैंने सरल ऐप के बारे में इस वीडियो को बनाने से पहले गूगल पे भी पढ़ा कि आई शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अभी 1 साल पहले हमें पता था कि ये पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है और आने वाले टाइम में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। बहुत अच्छा है, इसको देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन क्लासरूम में हो रही थी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो सच मानिए मेरा मन बड़ा दुखित हुआ। मैंने बहुत सारे प्लस माइनस करने के बाद 1-2 दिन के मंथन के बाद सोचा कि should I share my experience? Should I share this feedback with the higher authorities? Or shall I keep it to myself? देन मुझे लगा कि एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक और एक रिस्पॉन्सिबल टीचर होने के नाते हमें पूरा हक है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अथॉरिटी तक ये पहुंचाएं कि जो उन्होंने सिस्टम में टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ किया है, वो सिस्टम को एम्पावर कर रहा है या कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिच के कारण ये सिस्टम और ख़राब हो सकता है। क्योंकि हम सब सिस्टम का पार्ट हैं और ये किसी के घर का ऐप नहीं है। ये एक पर्टिकुलर संस्था ने, किसी ने भी बनाया है, उसको शायद इस सिस्टम को थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके डेटा को मैनिपुलेट करने वाला है, ये आपके डेटा को फॉल्टी बनाने वाला है और डेटा ही सब कुछ है, डेटा ही सब बताएगा। जैसे अभी गौतम बुद्ध नगर में 80,000 बच्चों ने परीक्षा दी, ये मैं इसे कह दूँ और यही 80,000 बच्चे आपको उस पोर्टल पे एनरोल्ड दिख गए, उनकी शीट्स आपको दिख गई, तो ये बात पुख्ता हो जाती है किसी भी डेटा से। लेकिन अगर यही डेटा फॉल्टी होगा, तो ये सारी कवायद
ज़ीरो हो जाएगी। तो अभी हम 2 दिन पहले देख रहे थे, कई ग्रुप्स पे था कि हमने रात को 12 बजे तक काम किया, बीआरसी पर 12:30 बजे तक रात के सबमिशन चलते रहे, पेपर सबमिट होते रहे। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में इन्विजिलेटर्स गए, परीक्षा बहुत तरीके से कराई गई, एक-एक बच्चे का ध्यान रखा गया। लेकिन हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है वर्क की, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्स ऑफ डायरेक्शन, राइट? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन इक्वल्स टू कार्य। अगर बल लगा लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, या विस्थापन डिफ़ॉल्ट ही हो गया, या फिर इतने एफर्ट लगाने के बाद डिज़ायर्ड आउटपुट वापस नहीं आया, तो वो काम नहीं है। मतलब वो सारे एफर्ट्स बेसलेस हो सकते हैं, निरर्थक हो सकते हैं। तो ये समझें, ये प्लीज़ इस मेरे दिए गए फीडबैक को नकारात्मकता से मत देखें। केवल ये समझें कि अभी ये फर्स्ट स्टेज है, और अगर हमने इस पे, इस सिस्टम पे काम कर लिया तो आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। और हमेशा हम गौतम बुद्ध नगर में, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2019 के एंड पे एक परीक्षा हुई थी, और गौतम बुद्ध नगर 75वें नंबर पे था। और तब हमने जब अपना रिजल्ट एनालाइज किया था, तो हमें ये समझ में आया था कि कुछ बहुत छोटी गलतियां थी जो गलत तरीके से रिजल्ट्स को सामने लेके आई, और जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हमारे एक्सप्लेनेशन दिए गए डेटा को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता है इस बार फिर ऐसी कोई गलती ना हो किसी भी जिले से, किसी भी जनपद से। तो ये कंसिडरेशन में पॉइंट्स जरूर होने चाहिए, ताकि सिस्टम इसको फटाफट इम्प्रूव कर सके। कोई भी टेक्नोलॉजी हमेशा फीडबैक देके, आप यूट्यूब पे देखते हैं, आप कोई भी वीडियो देखते हैं, आपको तुरंत उसका फीडबैक मांगा जाता है कि इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस इसको इसी सकारात्मक फीडबैक के फॉर्म में ले, ताकि इस ऐप को इम्प्रूव करके आने वाले टाइम में रिजल्ट्स को पुख्ता किया जा सके, रिजल्ट को रिलायबल बनाया जा सके, वो वैलिड दिखें। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल ऐप की। सरल ऐप जो कतई सरल नहीं है। ये एक स्कैनिंग ऐप है जो आप अपने बच्चों को उस पे पहले आईडी के साथ लॉगिन करा रहे हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट दिखा रहे हैं। जो प्रेजेंट है, आपने उनके मार्क्स स्कैन करके आंसर शीट को डाल दिए। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी अपन इन्फ्यूज करते हैं, तो उसका रीजन होता है हम काम को जल्दी करना चाहते हैं, एक्यूरेट करना चाहते हैं, और विदाउट एनी फॉल्ट करना चाहते हैं। और जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन को ह्यूमन एफर्ट्स के साथ इन्वाइव करते हैं, तो ह्यूमन एफर्ट कम हो जाना चाहिए। तो ट्रेडिशनल सेटअप में परीक्षा कैसे होती थी? एक पेपर होता था, बच्चे करते थे, टीचर चेक करता था, रिजल्ट बनाता था और शेयर हो जाता था। ये हुई ह्यूमन एफर्ट। अब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है भाई, बच्चा नकल कर सकता है, टीचर कम या ज़्यादा मार्क्स दे सकता है, टीचर उसको चढ़ा के अपना रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए गलत रिजल्ट भी दे सकता है, और कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा कि हो सकता है ऊपर पहुँचते पहुँचते कुछ रिजल्ट था और पहुँचा कुछ। तो हमने टेक्नोलॉजी को इन्वाइव कर दिया कि अब हम कह रहे हैं अगर 80 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो वो 80 बच्चों की आईडी है, वो 80 बच्चों की काम किए गए जो OMR शीट है वो दिखाएगी ऐसा। लेकिन अब यहाँ पर पेच है। सबसे पहली चीज़ जो बहुत एस्टोनिशिंग थी वो ये कि OMR शीट के नाम पे आप फोटो कॉपी दे रहे हैं। मतलब आपके पास एक फोटो कॉपी है ब्लैक एंड वाइट, जिसमें बच्चे को काले पेन से भरना है। 1 से लेकर 3 तक तो टीचर ही भर रही है, बच्चा आंसर बता रहा है 1 बाय 1। तो वो काम जो पहले एक साथ सारे बच्चे करते थे, मतलब यहाँ टाइम पर देखिए, ध्यान दीजिए, वो एक एक बच्चे को बुला के अपन कर रहे हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो बच्चे नहीं पढ़ सकते और हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा क्लास 1 से लेकर 3 तक, वो टाइम। फिर आप ये कह रहे हैं कि आप खुद इसको चेक करके, जब आप सिस्टम में OMR शीट को स्कैन कर रहे हैं, मैंने खुद पर्सनली सब कुछ किया है, किसी से सुनकर मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप जैसे ही शीट को स्कैन कर रहे हैं, तो बच्चे का नाम और क्वेश्चन नंबर ये लाइन से लिखा आ रहा है, और उसके सामने 0 या 1। तो आइडियली ये होना चाहिए, जैसे ही मैं शीट स्कैन करूं वैसे ही उसको सही आंसर उठा लेने चाहिए, राइट? लेकिन वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए 13 क्वेश्चन है और वहां पर 20 क्वेश्चन की लिस्ट आ रही है, तो कई 19 क्वेश्चन पे भी 1 आ रहा है, कभी 20 क्वेश्चन पे भी 1 आ रहा है। मतलब जो क्वेश्चन ही नहीं है उसका आंसर सिस्टम अपने आप ही ले रहा है, सरल ऐप। दूसरी चीज, ऐसा कहा जा रहा है कि आपको मैनुअल एडिटिंग करनी है। तो अगर OMR शीट है और स्कैनिंग का प्रोसेस है, तो मैनुअल एडिटिंग क्यों है? तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आता है, एक चैलेंज आता है, विच आई थिंक जो भी सिस्टम के डेवलपर हैं उनको इस पर सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे शुरू में ही, जो मैं अपने आप एनालाइज करूँ, तो मुझे लगता है अगर OMR शीट ओरिजिनल हो, स्कैनिंग का एक बारकोड हो, तो मुझे लगता है ये मैनुअल एडिटिंग का कॉन्सेप्ट अपने आप हट जाएगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सिस्टम में कंडीशनिंग फिट कर देंगे कि ये सही आंसर है, जैसे किसी भी बड़े एग्जाम के साथ होता है, राइट?
मुझे लगता है क्योंकि ये प्रॉपर ओएमआर शीट नहीं दे, ये प्रिंट आउट से या फिर ये फोटोस्टैट थे या फोटोकॉपी थे, इसलिए सिस्टम को स्कैन करने में भी टाइम लगा। हर एक कॉपी पे आपको कुछ नहीं पता, वो 4 डॉट्स मैच करने में आपको एक-एक कॉपी पे 5 मिनट तक का भी वक़्त लगा है। मैंने पर्सनली किया है, राइट? तो टाइम देखें आप कितना जा रहा है एक-एक बच्चे पे। फिर जैसे ही आप अपलोड कर रहे हैं, बच्चे का आईडी डाल रहे हैं, तो आपको मैनुअल एडिट करना है। मतलब पहला स्टेप क्या है कि बच्चे ने सही आंसर दिया है, तभी आप ओएमआर शीट पे भरेंगे। क्योंकि 1 से लेकर 3 तक तो ऐसा ही है, या तो हाँ है या ना है, या तो 0 भरेंगे आप या 1 भरेंगे। तो अगर बच्चे ने गलत दिया है, पहले तो टीचर वो जांचे। तो अगर बच्चे ने सही किया है, तभी उसको वहाँ 1 देगी और उसके बाद इधर आके वो इधर एडिट भी करेगी। तो यहाँ पर काम होता है डबल, क्योंकि अभी तक ट्रेडिशनल सेटअप में टीचर को एक ही बार करना था, अब उसे वहाँ भी करना है जब बच्चा बता रहा है, और अब आके एक-एक बच्चे का स्कैन करके उसको इधर भी 0 से 1 करना है। अब मान लीजिए अगर कहीं पर ये इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर नहीं है, टीचर ने सीधे वो 6 बच्चों का एक साथ स्कैन किया और भेज दिया, तो जी यहीं से आपका डेटा फॉल्टी होना शुरू हो गया। पहला पार्ट, अगर टीचर मैनुअल एडिट नहीं कर रहा है, पहली बात तो अगर स्कैन हो रहा है तो एडिटिंग की क्या ज़रूरत है, और अगर टीचर मैनुअली एडिट भी कर रहा है, तो आप देखें इस बात को कि टीचर का डबल काम यहाँ पर हो गया। अगर बाय चांस फॉर एनी XYZ रीज़न किसी भी टाइम गैप या फिर इंफॉर्मेशन गैप के चलते टीचर ने इसको मैनुअली एडिट नहीं किया, तो भी बच्चे का रिजल्ट 0 हो गया, राइट? अब थर्ड के बाद 6 जो 4th 5th 6th 7th 8th है, इनमें हर बच्चे की कॉपी स्कैन करनी थी और फिर ABCD ऑप्शन डालने थे, जो बच्चे ने उधर डालने वही आपको इधर डालने हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस में था। तो अब जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये कि क्वेश्चन पेपर में 13 क्वेश्चन, लेकिन सिस्टम स्कैन करते ही अपने आप ही उस सरल ऐप में 17वें क्वेश्चन का D दिखा रहा है। बच्चे ने भरा है A, सिस्टम बताता है D। बच्चे ने भरा है B, सिस्टम बताता है C। अगर इसको भी मैनुअली एडिट करना पड़ेगा तो अगेन टीचर का काम बढ़ा। तो कुल मिला के मोटी बात यह है कि स्कैनिंग प्रोसीजर इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइम which the system is taking to scan each copy is really big, बहुत लॉन्ग है वो टाइम। दूसरी चीज, वो जो भी स्कैन कर रहा है वो सही स्कैन नहीं कर रहा है। अगर क्वेश्चन पेपर में 13 क्वेश्चन है और आंसर शीट में 13 ही आंसर को किया गया है, तो सिस्टम 18वें आंसर पे D कैसे दिखा रहा है? मतलब वो सरल ऐप कैसे शो कर रहा है? तो आपका डेटा फॉल्टी हो रहा है, राइट? फिर आप ऐसे देखिए कि एक-एक बच्चे का, मतलब हमने सुना ही नहीं, हमने देखा भी है। जब आप सेव करने जा रहे हैं तो अलग-अलग पैटर्न है कि कभी 3 बच्चों का एक साथ होगा, कभी 6 बच्चों का एक साथ होगा। यहाँ भी सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है, या तो हर एक-एक बच्चे का एक-एक बार में सेव करते जाएँ। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने 20 एंट्री कर ली थी और सेव ऑल भी कर दिया था, और फिर वो 21वीं पे देखा जाके तो सब 0 हो गया। तो यहाँ पर सिस्टम को टेक्निकली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ हो गई, लोग करना जान गए, लेकिन अभी सब इस पर बहुत अच्छे से ट्रेंड नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ ट्रेनिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम के कंडक्ट होने से पहले ब्लॉक स्तर पे या संकुल स्तर पे एक टेक्निकल व्यक्ति से इनका साक्षात्कार कराना चाहिए। मतलब टीचर को बहुत स्पेसिफिकली बताना चाहिए, क्योंकि अभी इतने सब टेक सेवी नहीं है। तो टीचर अनभिज्ञ है, टीचर को पता ही नहीं है कि जी स्कैन कैसे करते हैं, स्कैन करने के बाद कैसे एक-एक का भरेंगे। कुछ ने एडिट कर दिया, कुछ ने एडिट नहीं कर दिया, कुछ ने ABCD भर दिया, कुछ ने केवल स्कैन कर दिया। और जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, ये मैंने खुद फेस की है। मतलब 13 क्वेश्चन है तो 18, 19, 20 क्वेश्चन पे कैसे अपने आप ही स्यूडो एंट्री आ रही है, और अगर बच्चा B भर रहा है तो C क्यों दिखा रहा है? तो वो स्कैनिंग प्रॉपर नहीं है, पिकिंग अप ऑफ द आंसर इज़ नॉट करेक्ट, जो भरा है वो गलत भरा है। बच्चों की थोड़ी सी ट्रेनिंग, क्योंकि कई शीट्स पे हमने देखा, हम भी बड़े भी OMR शीट भरते हैं, तो बच्चे को लगा पहले उसने 1 भर दिया, फिर उसने तीसरा भी भर दिया। तो इस पे चलो ये तो टीचर अपने लेवल पे देख लेगा, लेकिन टीचर को पूरी तरीके से ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी संकुल लेवल पे टेक्निकल फॉर्म में अगर परीक्षा से 3 दिन पहले कराई जाए तो मुझे लगता है रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बहुत प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डाइट के लेवल से या फिर जिला प्रशासन की तरफ से। ऐसी परीक्षा होने से पहले विस्तार में दिशा निर्देश होने चाहिए जो संकुल लेवल पे हर स्कूल में पहुंचे। और इन्विजिलेटर क्यों है? जब आप ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन्विजिलेटर की ज़रूरत क्या है? मतलब इधर यू ट्रस्ट द टेक्नोलॉजी और यू ट्रस्ट द पीपल।
अब इन्विजिलेटर पहुंच भी गया, उसको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो उसी ट्रेडिशनल तरीके से सारे पेपर्स कलेक्ट कर रहा है और वो बीआरसी जा रहा है। अगर सिस्टम पे ही हर इन्फॉर्मेशन जा रही है तो बीआरसी पे डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत है? मतलब ऑल आई वाज कंफ्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐप को जब भी इंफॉर्मेशन लेनी है, स्कैनिंग के थ्रू लेनी है, करेक्ट आंसर लेने हैं, तो तुरंत रिजल्ट दिखाने चाहिए। और मुझे लगता है जैसे ही आप अपने ऐप पर अपलोड करें और जो आपके ऑलरेडी फीडेड आंसर हैं उससे वो मैच करें, कितने मैच है उतने आंसर दे और तुरंत रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐप को इतना सफिशिएंट होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करके वो अपने आप देखे कि कितने आंसर करेक्ट हैं। और अगर नहीं भी हैं तो जो भी रियल टाइम सिचुएशन है, ऐप डिफॉल्टेड फिगर्स को खुद प्रोड्यूस ना करे। अगर वो कर रहा है तो रियल और डिफॉल्टेड ये दोनों मिलकर रिजल्ट कहाँ ले जाएंगे, गॉड नोस। दूसरा, ये अभी भी जो ट्रेडिशनल तरीका था जो पहले होता था वो भी साइड बाय साइड चल रहा है। तो कहाँ हमने टाइम सेव किया, हमने कहाँ डॉक्यूमेंटेशन को कम किया, हमने अपना काम बढ़ा दिया। इट वॉज मोर लाइक एन इलेक्शन विदाउट अ प्रिपरेशन, राइट। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट नेट की परीक्षा से पहले इस सरल ऐप को भले ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाए, लेकिन इसकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाए। स्कैनिंग के लिए प्रॉपर ओएमआर शीट हो विद सम कोड, और उस कोड के पीछे जो भी आंसर्स हैं वो बहुत आसानी से कंप्यूटर में पहले से ही फीड हो, जो वो तुरंत पकड़ ले जो सही है, और जितने सही हैं उसका आंसर तुरंत दे दे। तुरंत ना भी दे, अगर इतना भी हम इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अगर टीचर एक कॉपी स्कैन कर रहा है, एक आंसर शीट स्कैन कर रहा है, तो उसको मैनुअली एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, आपने सब्जेक्टिविटी का स्कोप छोड़ दिया। मान लीजिए मेरे 30 बच्चे हैं और टेक्नोलॉजी मेरा साथ नहीं दे रही, मैं खुद का साथ दे सकती हूँ। मेरे ओएमआर शीट कुछ और बता रही है, सिस्टम कुछ और पकड़ रहा है, मेरी बेइज्जती ना हो, मैं अपने सारे बच्चे पास कर देती हूँ, क्योंकि आपने तो मैनुअल एडिटिंग का ऑप्शन छोड़ रखा है। तो कुल मिला के अगर हमें नंबर्स ही देखने हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस ऐप का इस पूरी परीक्षा में जो एक फ़ायदा हुआ वो ये कि आप रियलिस्टिक बेसिस पे ये बता सकते थे, एक एक कॉपी को जो स्कैन किया और वो 8-8 6-6 बच्चों का जो स्कैन किया, कि रियलिस्टिक फॉर्म में इतने बच्चों ने परीक्षा दी। लेकिन अभी भी कितने बच्चों को क्या आता है ये टीचर के ही ऊपर है, उसी की अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर बेस्ड है कि वो कितने क्वेश्चन खुद सही करती है या करता है, राइट। तो अगर टेक्नोलॉजी इन्वाइव कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सब्जेक्टिविटी की स्कोप कम हो, और अगर सब्जेक्टिविटी ही रखना है तो टेक्नोलॉजी का पार्ट कम होना चाहिए। दोनों को बढ़ाकर, दोनों का बर्डन एक साथ डाल के हम केवल काम को बढ़ा रहे हैं। ट्रेडिशनल सेटअप में टीचर पहले एग्जाम लेता था, 2 दिन में कॉपियाँ चेक करता था, तीसरे दिन रिजल्ट देता था, तो हर काम आराम से होता था। इस बार क्या हुआ कि आपने अभी परीक्षा ली, अभी चेक किया, अभी एडिट करी, मैनुअल एडिटिंग की और अभी सबमिट किया, और उसके बाद फिर वो बीआरसी पे गया, तो वही काम टेक्नोलॉजी को मिलाकर डबल हो गया। अगर किसी स्कूल में 40 से 45 बच्चे हैं तो जी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कहती हूँ डिफॉल्टेड भी है तो भी हो जाएगा, लेकिन सोचिए उन स्कूलों का क्या जहाँ पर 700, 800, 1000 बच्चे हैं। गौतम बुद्ध नगर में ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ 1000 तक बच्चे भी हैं जी, वहाँ पर रात के 12:30 बजे तक काम हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी डेटा किस तरह से कितना फॉल्टी होगा इसका कहीं कोई अंदाज़ा नहीं है। हम टीचर्स से बात कर रहे हैं, दे देमसेल्फ दे डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड। कोई कहता है हमने तो जी ऐसे ही स्कैन करके भेज दी, कोई कहता है हमने मैम थोड़े नंबर कर दिए थे, हम मैम थक गए थे, हमारी तो ये सारी एंट्रीज ही चली गई थी। तो ये एक बहुत रियल टाइम फीडबैक है, मुझे लगता है बहुत सकारात्मकता से आपको इसे लेना चाहिए। जो भी आपकी टेक्निकल टीम वहाँ बैठी है उनको ये ज़रूर शेयर करें, ताकि वो अपने सिस्टम को एम्पावर कर सके। आगे 3 महीने का और वक्त है दूसरी परीक्षा में, तो जब नेक्स्ट परीक्षा हो तो हमारे पास रियल टाइम डेटा है, बच्चों ने जो किया है सिस्टम उसी को उठाए, ताकि हमें पता हो हम हैं कहाँ। अगर सिस्टम भी कुछ और उठा रहा है, टीचर भी कुछ और डाल रहा है, तो रिजल्ट कुछ और आएगा। और जिस दिशा निर्देश के साथ और जिस एम के साथ, जिस एक स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे निकले हैं, आई डोंट नो, ये बहुत डिफ़ॉल्टी है, ये रियलिस्टिक नहीं होगा और इसमें बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं होगी। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कई टीचर्स से बात करने के बाद बहुत हिम्मत के साथ मैं इस वीडियो को, इस फीडबैक को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इसको बहुत पॉजिटिवली लेंगे, और इसका उद्देश्य केवल और केवल सिस्टम को इम्प्रूव करने का है। हमेशा फीडबैक नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि आपको बताता है कि रियल टाइम में आपने जो चीज़ इन्फ्यूज़ की है, क्योंकि आपका उद्देश्य बड़ा क्लियर है, आप प्रदेश को निपुण बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो या आपको कुछ ऐसा डेटा दे दे कि आपके सारे एफर्ट जो रियल टाइम में लगे हैं वो कुछ और ही दिखाए, क्योंकि ऐसा
होता है, डेटा सेज एवरीथिंग, तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे लगता है सरल ऐप को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए चलेगा, लेकिन ये टीचर को फैसिलिटेट करे, फंसाए ना। आई होप दिस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विल हेल्प यू टू इम्प्रूव दी दिस टेक्निकल ऐप, एंड द असेसमेंट प्रोसेस वुड बी इजी नेक्स्ट टाइम, और ये सभी को उनके टाइम, उनके एफर्ट्स, उनकी मेहनत को सेव और सिक्योर करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।